नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू हमारी अपनी पाठशाला फॉर बीपीएससी, जहां कॉन्सेप्ट सिंपल होते हैं और सिलेक्शन श्योर। मैं हूं उत्सव श्रीवास्तव और आज हम लोग पढ़ेंगे एक ऐसा टॉपिक जो एग्जाम में हर साल रिपीट होता है। नाम है सेल। सेल यानी कि द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की एक मूल इकाई। सभी जीवित प्राणियों में एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं हम लोग सेल। सेल को पहली बार डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में। यानी कि डिफिनेशन याद रखना इसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपसे डिफिनेशन भी पूछा जा सकता है। डिफिनेशन इसका, द सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें क्वेश्चंस आपको कई बार रिपीट में पूछा गया है इस टॉपिक से, तो टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे और तब हम लोग इन क्वेश्चंस को यहां पर आके वापस से करने की कोशिश करेंगे। याद रखिएगा, जब आप क्वेश्चंस को यहां पर सॉल्व कर रहे होंगे तो आप वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर दीजिएगा, ताकि हम लोग को पता चलेगा कि आप कॉन्सेप्ट्स को कितने अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। सेल जो है, हम जैसे कि हमने कहा कि स्टार्टिंग जो डिस्कवर किया था उन्होंने किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। उन्होंने सेल को पहले लैटिन नेम सेल्ला नाम से दिया था, जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम। स्मॉल रूम यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होता है कि आपको एक बिल्डिंग, जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग जब शुरू होती है तो नीचे एक नींव रखी जाती है, उसके ऊपर फिर उसके ऊपर और फिर उसके ऊपर, इस तरीके से पूरे बिल्डिंग का निर्माण होता है। तो सेल हमारी उसी बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करती है कि सबसे बेसिक यूनिट है आपकी लाइफ की, जिसके ऊपर आपके बाकी जो ऑर्गेन्स होते हैं, जैसे सेल टिश्यू हो गया या फिर ऑर्गेन्स बनते हैं, तो ये सारे उसके ऊपर बनते हैं। तो सबसे पहली जो बेसिक यूनिट होगी वो आपकी होगी बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कि सेल। सेल, इसी को कोशिका विज्ञान में हम लोग कहते हैं। सेल की स्टडी ऑफ सेल किसको कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। इसका मतलब है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान, जिसको कहते हैं स्टडी ऑफ सेल्स, यानी कि जिसमें स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं सेल के, उसके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं और कैसे ये एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट जो है, जैसे कि हमने कहा कि सेल को फर्स्ट बायोलॉजिस्ट जिन्होंने डिस्कवर किया था उनका नाम था रॉबर्ट हुक। नाम और भी कुछ साइंटिस्ट हैं जिनका नाम याद रखना बहुत जरूरी है, जो कि सेल से रिलेटेड है, जैसे कि एंटोनो वॉन ल्यूकेनहॉफ। इनका भी नाम इंपॉर्टेंट है। इन्होंने पहली बार देखा था, देखिए रॉबर्ट हुक ने तो देखा था, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा था कि सेल जो है वो डेड है या फिर अलाइव है। उनके अकॉर्डिंग ये था कि सेल जो होते हैं वो जनरली डेड होते हैं, तो डेड सेल्स को उन्होंने कहा था। बट रॉबर्ट एंटोनो वॉन ल्यूकेनहॉफ जो थे, उन्होंने पहली बार एक लाइव सेल को देखा था। लाइव सेल मतलब एक जिंदा सेल को, तो पहली बार इन्होंने डिस्कवर किया था एक लाइव सेल। अगला जो है, उसके बाद साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर फिर न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस का डिस्कवर किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। उसके बाद आया फिर स्केलेटन एंड सेवेनॉफ, यानी इन्होंने क्या डेवलप किया, इन्होंने डेवलप किया था सेल थ्योरी। जो हमने कहा कि सेल एक बेसिक यूनिट है, जिसके एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह है, जिसके ऊपर आपको सारे अदर जो भी टिश्यू हो गए या ऑर्गेनेल्स हो गए वो सारे बनते हैं। तो उन्होंने सेल थ्योरी दिया था, किसने, तो स्केलेटन एंड सेवेनॉफ ने। सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सारे किसके बने होते हैं, एक या एक से ज्यादा सेल के बने होते हैं। ये सारे सेल जो होते हैं वो प्री एग्जिस्टेंट सेल होते हैं, यानी एक के ऊपर सेल, मान लीजिए एक सेल हटा तो उसके जगह दूसरा सेल उसका जगह ले लेगा। लेकिन इस तरीके से सेल्स बनते रहते हैं हमारे बॉडी में, और फिर डेड भी होते हैं लेकिन बनते भी रहते हैं लगातार। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो सेल के टाइप किस तरह के होते हैं, कितने टाइप के सेल होते हैं। तो न्यूक्लियस के प्रेजेंस के अकॉर्डिंग, जब न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था तो उसके प्रेजेंस से सेल को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया था। मेनली उन्होंने नहीं किया था, बट सेल को हम लोग समझ सकते हैं कि दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, जिसमें आपका पहला आता है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक, याद रखिएगा, प्रो से मतलब होता है नो, प्रो का मतलब नो, नो मतलब नो न्यूक्लियस, यानी इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि न्यूक्लियस इसमें नहीं पाया जाता है। और वही यूकैरियोटिक सेल में होता है, इसमें आपको न्यूक्लियस पाया जाता है। तो इससे आप डिफरेंस को भी समझ सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जैसे कि प्रोकैरियोटिक होते हैं वो ज्यादातर जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब है कि वो एक सेल के बने होते हैं, साथ साथ उनमें न्यूक्लियड रीजन होता है। क्योंकि न्यूक्लियस तो होता नहीं है, तो उसमें होता क्या है, उसमें होता है एक पूरा न्यूक्लियड रीजन, एक रीजन बना होता है जिसके अंदर में डीएनए पाया जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म डिबॉक्सी न्यूक्लिक एसिड, ये आपको याद रखना होगा। फिर ये जो होता है वो न्यूक्लिक रीजन में पाया जाता है, जिसमें आप जैसे यहां समझ सकते हैं फिगर में कि ये सिंपल बैक्टीरिया का दिया गया है, जिसमें आपकी ये पूरा रीजन जो है, ये पूरा रीजन यहां देख सकते हैं आप, ये पूरा रीजन जो होता है एक न्यूक्लियड रीजन होता है, जिसमें आपको क्या मिलता है, तो न्यूक्लियड में आपको
डीएनए मिलता है। साथ साथ इसमें जो पाया जाता है वो सेल वॉल पाया जाता है, जो कि आपको यूकैरियोटिक सेल्स में आपको देखने को कम मिलते हैं। केवल प्लांट सेल होते हैं उसमें सेल वॉल होता है, बट एनिमल सेल में कोई भी सेल वॉल नहीं होता है। तो यहां पर आपको प्रोकैरियोटिक्स में सेल वॉल देखने को मिलते हैं। साथ साथ इसमें आपको राइबोसोम्स, साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, और न्यूक्लियस की जगह पे एक न्यूक्लियक रीजन होता है जिसके अंदर में डीएनए पाया जाता है आपका। उसी के बाद जो आपका यूकैरियोटिक है उसमें आपको बाकी सेल ऑर्गेनिल्स जो हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे वो सारे सेल ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक में बेसिकली क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक आपका छोटा सेल हो जाता है, वहीं यूकैरियोटिक जो होता है वो बड़ा सेल में आता है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे डेवलप्ड होते हैं। ये आपका डेवलप्ड नहीं है प्रोकैरियोटिक, बट यूकैरियोटिक क्या है, इसमें डेवलप्ड होता है। डेवलप्ड का मतलब क्या है कि इसमें आपको सेल मेम्ब्रेन, इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एप्लेटस, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और कंप्लीट एक डेवलप्ड न्यूक्लियस मिलता है, जो कि आपको प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कशन। अब है हमारा यूकैरियोटिक सेल में कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि सेल की बनावट कैसी है, संरचना कैसी है, अंदर से खोल के देखेंगे तो सेल कैसा दिखता है, उसके बारे में हम लोग यहां पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं एक छोटा सा सेल यहां पर बनाया गया है जिसमें आपको डिफरेंट आपका टोटल जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं उनके बारे में है। पहला जो होता है वो होता है सेल वॉल। ध्यान देने वाली बात है कि सेल वॉल जो होता है वो आपका एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, वो पाया किसमें जाता है, केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। जिसमें कि ये किसकी पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि ये किसका पार्ट है, ये प्लांट सेल का पार्ट है। दूसरा और भी किसमें पाया जाता है तो कुछ एल्गी और कुछ फंगाई होते हैं, उनमें भी सेल वॉल पाया जाता है। ये बने किसके होते हैं तो ये सेलुलोज के बने होते हैं, या हेमीसेलुलोज के, या फिर पेसिटिन के। जैसे कि आपका फंगस हो गया तो उसमें आपका जो सेल वॉल बना होता है वो पेसिटिन का बना होता है। बाकी आपका जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज या हेमीसेलुलोज का बना होता है। साथ साथ फंगस में कुछ सेल वॉल जो होते हैं वो चिटिन के भी बने होते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है यहां पर। अब ये करता क्या है, सेल वॉल जो होता है वो बाहर की संरचना को डेवलप करता है, मतलब कोशिका के बाहर से उसको प्रोटेक्शन देता है। वो एक हार्ड चीज होता है जो कि प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है सेल वॉल। किसको प्रोटेक्ट करता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, और जो अदर सेल कंपोनेंट है जो सेल के अंदर में पाए जाते हैं उनको बाहरी वातावरण से प्रोटेक्ट करता है। ये क्या होता है तो ये हमारा आउटर मोस्ट लेयर है प्लांट सेल का, जो कि क्या देता है तो एक संरचना देती है सेल को, एक कंप्लीटली उसका ढांचा तैयार करता है, एक शेप देता है, उसको सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है उसके न्यूक्लियर मतलब जो बाहरी वातावरण है उनसे उसको प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारा जो ऑर्गन है वो है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो सेल मेम्ब्रेन है उसी के अंदर में होता है ये आपका सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ये यहां पर होता है सेल के अंदर में आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको आप एनिमल सेल में इस तरह से होता है जिसमें आपका सेल वॉल नहीं है। और यहां पर देखिए ये सेल वॉल है तो इसमें प्लांट सेल के अंदर में सेल वॉल के अंदर में आपका सेल मेम्ब्रेन होता है। बाकी सेल मेम्ब्रेन आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन जो है ये गेट कीपर का काम करता है, मतलब अंदर से चीजों को बाहर भेजना और बाहर से चीजों को अंदर लाना, ये काम मेनली किसका है तो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन का है। ये करता क्या है तो ये सेपरेट करता है इंटीरियर से, जो सेल के ऑर्गेनल्स हैं उनको सेपरेट करता है बाहरी आउटर एनवायरनमेंट से। ये क्या होता है तो ये सेमी पेरिमेबल होता है। सेमी पेरिमेबल मतलब होता है कि वो बाहरी वातावरण से जो इंपॉर्टेंट चीज है, मान लीजिए भोजन आ रहा है तो उसको अंदर लाने देगा, और अंदर से जो वेस्ट मटेरियल हो गया उसको बाहर फेंकता है। तो ये सेमी पेरिमेबल होता है, ये आगमन गमन के लिए आपको इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सिलेक्टिव पेरिमेबल मतलब कुछ चीजों को आने देगा, कुछ को नहीं। सारी चीजों को ऐसा नहीं है कि सबको आने दे रहा है, वो कुछ चीजों को आने देगा जैसे कि इंपॉर्टेंट है, जो सेल को लगेगा ऐसे भोजन है उसको लगेगा कि खाना खाना है तो वो क्या करेगा सेल मेम्ब्रेन उसको आने देगा। और वहीं आपको लगेगा वेस्ट मटेरियल है अंदर का जो इंपॉर्टेंट है उसको बोलेगा बाहर का, और जो खाना नहीं है उसको बोलेगा कि अंदर। मान लीजिए कोई दूसरा अटैक करने आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसको आने देगा, उसको रोकेगा थोड़ा देर, बोलेगा नहीं तुमको अंदर नहीं आना है। किसको आना है तो खाना को आना है, क्योंकि खाना से उसको क्या मिलेगा एनर्जी मिलेगा, वो भी हम लोग देखेंगे आगे कैसे मिलता है एनर्जी। तो ये आपका और क्या करता है तो ये कंट्रोल करता है इसके मूवमेंट को, यानी सेल किस तरीके से मूव करेगा ये कंट्रोल भी कौन कर रहा होता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। साथ साथ ये कुछ ऑर्गेनिक आयंस और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके मूवमेंट को भी कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रॉपर्टी हो गया। नेक्स्ट है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये आपको इंपॉर्टेंट क्या है तो ये आपको प्रोटीन को बनाने में और साथ साथ आपको जो मॉलिक्यूल्स हो गए उसके ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये फिगर है कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इसको ध्यान समझिएगा। बेसिकली ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका RER मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
दूसरा होता है SER, मतलब कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये रफ और स्मूथ जो होता है वो आप इस तरह समझ सकते हैं कि एक्चुअली होता एक ही चीज है, बट होता क्या है कि आधा पार्ट इसमें से कुछ जो होता है वो आपका रफ में गिना जाता है। क्यों रफ में गिना जाता है? क्योंकि इसके ऊपर जो डॉट डॉट ये आप देख रहे हैं, ये डॉट 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 होता है राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स क्या करते हैं? तो ये प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, यानी प्रोटीन बनाते हैं ये। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो पार्ट है, जैसे ये आप देख रहे हैं कि ये पार्ट जो हो गया आपका, ये पूरा पार्ट इसका रफ में आता है। अब वहीं इसके कुछ पार्ट जो होते हैं जैसे स्मूथ है, जिसपे राइबोसोम्स नहीं है, तो वो जो होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो एक ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके दो पार्ट, जिसमें कि रफ पार्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पे राइबोसोम्स होते हैं, और स्मूथ पार्ट जिसपे कि राइबोसोम्स नहीं होते हैं उनको कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे ये पूरा सेल का स्ट्रक्चर है, इसमें आपको यहाँ पर सेल न्यूक्लियस हो गया ये, और उसके पास यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर समझाया गया है। ये जो इंपॉर्टेंट है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये किसका करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस। कैसे करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का? क्योंकि इसके ऊपर होते हैं राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स क्या काम करते हैं? प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। तो ये वहां पर हो गया। और वहीं स्मूथ जो होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या बनाते हैं? तो ये बनाते हैं लिपिड्स, जो कि मूवमेंट में और बाकी सेल ऑर्गेनेल्स को जो बाकी चीजें पहुंचानी हो गई, जैसे खाना हो गया, एनर्जी हो गया, ये सब पहुंचाने में उसका हेल्प होता है। लिपिड जो होता है वो स्टेरॉइड हार्मोन की तरह काम करता है सिंथेसाइज करने के लिए। जो स्टेरॉइड आप सुनते हैं कि तेजी में जो ताकत लाता है, उसमें भी आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है। नेक्स्ट अब लोग जैसे कि हम लोग देखें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे रफ साइड जो होता है उस पे क्या आता है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी होता है, बट अदर से भी राइबोसोम्स होते हैं वो सेल ऑर्गेनेल्स के रूप में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री इनको कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि ये क्या है आपके? ये प्रोटीन फैक्ट्री है आपका। राइबोसोम जो होते हैं वो क्या होते हैं? फ्री भी पाए जाते हैं और साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी पाए जाते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम है फॉर मेकिंग द प्रोटीन्स। प्रोटीन बनाने का काम जो होते हैं वो आपको राइबोसोम्स क्या करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं। बाकी इसके बाद जो है वो सारे ऑर्गेनेल्स हैं, जो कि हम लोग यहाँ डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अभी तक हम लोग ने इसमें देखा कि आपका इसमें सेल मेम्ब्रेन हो गया, दूसरा है आपका यहाँ पर राइबोसोम्स यहां हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, और बाकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहां हो गया। तो ये सारा चीज हम लोग देख लिया। धीरे धीरे हम लोग करके इधर की चीजें जो होते हैं इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि प्रोटीन कैसे, मतलब प्रोटीन बना, अब उसका एनर्जी में कैसे काम आता है, किस तरीके से एनर्जी में होता है, बाकी मूवमेंट कैसे होता है, तो ये सारा चीज हम लोग यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। आप ये पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं सेल का, जिसमें आपको टोटल कंप्लीट डिटेल मिलता है सेल के बारे में, जिसमें सेल मेम्ब्रेन हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस डॉट 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 जो होता है ये राइबोसोम्स होते हैं, ये आप समझ सकते हैं। अगला है राइबोसोम, जो एक्स्ट्रा में पाए जाते हैं अलग से भी, जो काम क्या करते हैं? प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहां पर हो गया, जिसमें कि आपका लिपिड्स बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब माइटोकॉन्ड्रिया। अगर यहां देखें फिगर में, तो यहां आपका ये अब माइटोकॉन्ड्रिया है। ये क्या काम करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम ये है कि जैसे कि पूरे सेल में, अब सेल को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? उसको सांस लेने का जरूरत है। तो वो सांस लेने का काम, यानी इसके पूरे रेस्पिरेशन का काम जो होता है वो कहां होता है? तो वो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। हिंदी में भी इसको माइटोकॉन्ड्रिया ही करते हैं, तो इसलिए आप यहां से समझ सकते हैं। अब इसमें काम क्या है? ये इसलिए चूंकि ये पूरे सांस लेने की प्रक्रिया होती है, जिसके थ्रू इसको क्या मिलता है? एनर्जी। अब एनर्जी कैसे मिलता है? तो वो सांस लेके जो ग्लूकोज होते हैं, कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज, उनको किस में तोड़ देता है? कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, और जो उसके साथ मिलता है वो मिलता है एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में मिलता है? तो याद रखिएगा, एनर्जी मिलता है एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसका इंपॉर्टेंट, इसका जो आपका जो फुल फॉर्म है वो भी इंपॉर्टेंट है, सवाल इससे भी पूछे जाते हैं कि एटीपी का मतलब क्या होता है। तो एटीपी का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। बेसिकली ये टोटल 38 एटीपी का निर्माण होता है पूरे रेस्पिरेशन के थ्रू। ये पूरा साइकिल जो होता है वो होता है क्रेब्स साइकिल। ये पूरा जो होता है आपका क्रेब्स साइकिल होता है। क्रेब्स साइकिल के थ्रू ये पूरा बन रहा होता है। इसमें होता क्या है? तो कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। आपको जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन का ब्रेकडाउन करके उनको उनसे एनर्जी लिया जाता है, और ये एनर्जी किस फॉर्मेट में रिलीज होता है? तो याद रखिएगा एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इस फॉर्मेट में जो एनर्जी होता है वो रिलीज होता है। साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया के साथ और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसका अपना डीएनए होता है।
यानी कि ये अपनी संरचना खुद कर सकता है। दूसरा आपको राइबोसोम्स, इसके पास अपना राइबोसोम्स होता है, मतलब प्रोटीन का भी सिंथेसिस ये खुद ही कर सकता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक साथ साथ इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि डीएनए का जो है, डीएनए से न्यूक्लियस में तो मिलता है, और कहां मिलता है, तो ये आपको मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और राइबोसोम्स भी कहां मिलता है, तो सेल के अंदर तो होता है, लेकिन साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम्स होता है। ये चीज है। नेक्स्ट है आपका गोल्गी बॉडी। अगर हम फिगर को ध्यान से देखें तो नेक्स्ट हमारा आता है गोल्गी बॉडी, गोल्गी एपरेटस। ये जो रेड कलर का देख रहे हैं ये है आपका गोल्गी एपरेटस। इसका काम क्या है, तो ये आपको जो काम है इसका वो है सिपिंग करने का। मतलब अगर चीजें उसको मिली हैं, तो मान लीजिए भोजन मिला, तो उसको वो एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने का काम जो होता है वो गोल्गी बॉडी का काम होता है। इनको खोजने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे कैमिलियो गोल्गी, जिन्होंने गोल्गी इन्हीं के नाम पे, मतलब इनके लास्ट और उनमें सरनेम में क्या लगा, गोल्गी, और इन्हीं के नाम पे किसको रखा गया, गोल्गी बॉडी रखा गया। जो कि काम क्या करता है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, वेयर हाउस का काम करता है, साथ साथ शिपिंग का काम करता है। किसका, तो प्रोटीन्स का और लिपिड्स का, इनके शिपिंग का काम आपको गोल्गी बॉडी करता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। अक्सर ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल क्या है, तो वो आप कहेंगे गोल्गी बॉडी है। ये इसमें इन्वॉल्व क्या होता है, तो ये करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल, यानी मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और साथ साथ और क्या करता है, तो लाइसोसोम्स का करता है निर्माण। लाइसोसोम्स के निर्माण में भी गोल्गी बॉडी का हाथ होता है। ठीक है, अब ये आप समझ सकते हैं कि लाइसोसोम्स क्या होता है। अब इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। लाइसोसोम्स क्या होता है, इसमें होते हैं टोटली डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि चीजों को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स शुगर आ गया तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए कहां भेज देंगे, लाइसोसोम्स में। लाइसोसोम्स उसको क्या करेगा, पूरी तरीके से डाइजेस्ट करेगा। ये एक एसिडिक मीडियम की तरह होता है, उसमें पूरा कंप्लीट एसिडिक मीडियम की तरह होता है। तो ये इसमें कंप्लीट कुछ भी डाइजेस्ट हो जाता है। तो जो भी वेस्ट डिस्पोजल होते हैं वो सारे किस में आते हैं, लाइसोसोम्स में। वहां पर उसका वेस्ट का डिस्पोजल में जो भी गंद उसके पास जो अनयूज चीज है, जो उसको जरूरत नहीं है, वो कहां पहुंचेगा, लाइसोसोम में। लाइसोसोम उसको क्या कर देगा, डिस्पोज कर देगा। नेक्स्ट हमारा, इसलिए इसको क्या जाता है, जैसे एसिडिक मीडियम, अगर वो फट जाएगा तो पूरा क्या होगा, पूरा एसिड जो होगा पूरे सेल में फैल जाएगा। अब वो इतना ज्यादा हाईली एक्टिव होता है कि वो पूरे सेल ऑर्गेनल्स को क्या करेगा, खा जाएगा। तो इसलिए इसको कहा जाता है सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली। जिसको अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे उसको, लाइसोसोम्स को। क्यों कहते हैं, इसके अंदर होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम जो कि क्या होते हैं, एसिडिक मीडियम की तरह होते हैं। अगर वो फट जाएगा तो पूरे ऑर्गेनल्स को क्या करेगा, खत्म कर देगा, पूरे सेल को ही खत्म कर देगा। इसलिए इसको कहते हैं सुसाइडल बैग। ये क्या काम करता है, तो जो वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है जो कि हार्मफुल है, उसको मारने का काम आपको करता है। इसमें होते हैं हाइड्रोजोनिक हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स जो कि एसिडिक मीडियम की तरह होते हैं। नेक्स्ट है हमारा वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स को आप इस तरह समझ सकते हैं कि पूरे सेल में वैक्यूल्स होते हैं। जैसे वैक्यूल में क्या है कि प्लांट सेल में, अगर हम यही बात करें प्लांट सेल में, तो इनकी जो साइज होता है वो साइज होता है बड़ा, और एनिमल सेल में आपका जो साइज होता है वो साइज होता है इसका छोटा। ये इंपॉर्टेंट है। वैक्यूल्स क्या करता है, वैक्यूल्स करता है पानी का संरक्षण। मतलब क्या है कि स्टोर करता है, क्या वो वाटर को स्टोर कर रहा होता है वैक्यूल। तो पहला ये फूड को स्टोर करेगा, वाटर को स्टोर करेगा, और जो भी वेस्ट मटेरियल है सेल में उसका स्टोर का काम करता है। स्टोरेज की तरह आप इसको समझ सकते हैं कि ये कंप्लीटली एक स्टोरेज बैग की तरह है जो कि सेल में प्रेजेंट होता है, और वो क्या करता है, स्टोर करता है वाटर को, जो भी फूड हो गया उसको, या वेस्ट मटेरियल है, एक्सेस मटेरियल है, तो उसको भी वैक्यूल्स स्टोर करता है। याद रखिएगा प्लांट सेल में इनकी साइज क्या होती है, बड़ी होती है, क्योंकि प्लांट्स को पानी होने की जरूरत हमेशा होती है, तो ये पूरा बड़ा सा होता है इसमें प्लांट सेल में। अब वही एनिमल सेल में आपको इसकी संख्या छोटी होती है, मतलब साइज छोटे होते हैं, बट प्रेजेंट काफी होते हैं हमारे। जैसे हमारे बॉडी में अगर कहेंगे कि 75% 65% वाटर होता है, तो वाटर कहाँ स्टोर होता है, तो वो आपका इसी में वैक्यूल्स में स्टोर होता है। नेक्स्ट है हमारा साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है, तो ये जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर में। सेल मेम्ब्रेन के अंदर में होता है, और सारे सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं इसी में आपके पाए जाते हैं। जो भी आपका जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, वैक्यूल्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, यानी जितने भी ऑर्गेनल सेल ऑर्गेनल्स है वो सारे सेल ऑर्गेनल्स किसमें पाए जाते हैं, तो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप जो हम लोग पूरा फिगर देखें, अगर हम लोग पूरा फिगर देखें तो ये हमारा सेल था, और इस सेल में आपका अब हमारा ये मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया,
ये हमारा न्यूक्लियस, लाइसोसोम्स हो गया है, वैक्यूल्स हो गया है, गोल्गी एपरेटस हो गया। अब बचा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि हमारा है ये न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के बारे में हम लोग यहां पर देखते हैं, न्यूक्लियस है क्या। न्यूक्लियस जो होता है, सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी, तो हमने पहले ही बताया था, रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1831 में न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था। अब ये काम क्या करता है, तो ये होता है, जैसे इतना सारा चीज है, मान लीजिए एक सेल ऑर्गेनल्स है जिसमें सारे चीज डेवलप है, जैसे हमारे शरीर में पूरे जगह हाथ है, पैर है, सब जगह है, और लीवर है, किडनी है, सब है, लेकिन उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ब्रेन। तो उसी तरह हमारा न्यूक्लियस जो होता है वो पूरे सेल ऑर्गेनल्स जितने भी हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी एपरेटस हो गया, ये वैक्यूल्स हो गए, ये सारे ऑर्गेनल्स का काम करने के लिए किसको बताएगा, कौन काम क्या करेगा, कितना अच्छा से करेगा, वो सारा देख रेख कौन करता है, तो वो करता है आपका न्यूक्लियस। एक तरह से माइंड आप कह सकते हैं पूरे सेल का, यही होता है, यानी कंट्रोल करने का काम, कोऑर्डिनेशन करने का काम, एक माइटोकॉन्ड्रिया का कोऑर्डिनेशन राइबोसोम्स के साथ, तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन जो होता है वो काम कौन कर रहा होता है, तो वो आपका न्यूक्लियस कर रहा होता है। तो मेन इंपॉर्टेंट इसका काम क्या है, तो ये काम है इसका कंट्रोल का और कोऑर्डिनेशन का। इसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें होता है डीएनए, जो आपका जैसे कि हमारे फादर का डीएनए हमसे मिलता होगा, तो इस टाइप से जो डीएनए होता है वो आपको किसमें पाया जाता है, तो सेल के न्यूक्लियस में ही पाया जाता है। डीएनए जो होता है उसके साथ साथ और क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट, जैसे आपके प्लांट सेल होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, तो क्लोरोप्लास्ट आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है कि डीएनए से कि यहां पर तो पाया गया सेल न्यूक्लियस में, उसके अलावा डीएनए और कहां पाया जाता है, तो हम लोग जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी क्या होता है, अपना डीएनए होता है, साथ साथ जो क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है, उनमें भी क्या पाया जाता है, तो डीएनए पाया जाता है। तो ये हमारा न्यूक्लियस था, और ये पूरा सेल ऑर्गेनल्स का आपका जो भी फंक्शन हो सकता है और स्ट्रक्चर के साथ हम लोग ने यहां पर समझा। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो कि हम लोग अपने थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ने का कोशिश करते हैं। जैसे पहला सवाल हमारा पूछा गया है, विच ऑर्गेनल्स इन द सेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेन डीएनए। अभी हम लोग ने पढ़ा कि डीएनए जो न्यूक्लियस में होता है वो न्यूक्लियस के अलावा और किस में पाया जाता है, तो किस में पाया जाएगा, आपका माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि प्लांट सेल में जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया, तो क्लोरोप्लास्ट में भी आपका क्या होता है कि आपका डीएनए पाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा इसके साथ। नेक्स्ट है हमारा सवाल कि पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि पूरा रेस्पिरेशन जिससे एनर्जी मिल रहा है वो एनर्जी में किस में पाया जाता है, पावर ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स प्ले द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द रोल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन बनाने में किसका काम होता है, तो याद रखिएगा पूरे सेल में आपको प्रोटीन जो होता है वो राइबोसोम्स बनाता है। अब राइबोसोम्स अकेले तो बनाता है, साथ साथ राइबोसोम्स और कहां पाया जाता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, कहां पर, तो रफ साइड में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइड पे होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा जो सबसे पहले हम लोग ने देखा था कुछ क्वेश्चन, तो ये है आपका, इसमें भी आपका है सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो किस में बदलती है एटीपी में, तो याद रखिएगा वो हमारा बदलता है आपका क्लोरोप्लास्ट में, यहां पर। नेक्स्ट है जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, तो इसमें होता है उत्परिवर्तन। नेक्स्ट है आपका कोशिका की शक्ति का स्रोत, यानी पावर ऑफ द सेल कौन होता है, तो आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और ये क्वेश्चन है लौंग के पौधे में। अब ये हम लोग ने अपने पिछले क्लास में देखा था कि लौंग पौधे के निम्नलिखित किस भाग से प्राप्त होता है, तो वो होता है शुष्क एवं पुष्पकली से। तो इसी के साथ हमारा ये पूरा सेल का जो पूरा चैप्टर है वो हमारा अब यहीं पर खत्म होता है। हम लोग ने सेल को बहुत डिटेल में जाना और कोशिश किया है कि उसके जो रिलेटेड जितने भी सवाल हो सकते थे उसको किया हमने। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कृपया वीडियो को पूरा देखें। अभी तक अगर देख रहे हैं तो मतलब पूरा ही देखें आप, तो इसको आप लाइक कीजिएगा, अगर पसंद आएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह के कंटेंट पाने के लिए हमें देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।